गुरलीन आपने थ्योरी लिख ली सारी की सारी? तो कल वाली? हाँ जी। यस सर। और रे डायग्राम भी बना लिए? यस सर। चलिए, तो कल हमने स्टार्ट किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप के साथ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमारे पास दो कन्वर्जिंग लेंस हैं। दोनों की फोकल लेंथ नियर अबाउट सेम रहती है, लेकिन एक की फोकल लेंथ दूसरे से थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होगा उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो लेंस होगा आई की तरफ उसे हम बोलेंगे आई पीस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमने रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस में पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन दो तरह से होगी, रेयरर टू डेंसर एंड अगेन डेंसर टू रेयरर। उसे हम यूटिलाइज करके रे डायग्राम बनाएंगे। So P naught and PE is the optical center for the lenses. Then we have focal length, principal focal, and first principal and second for arc 1 and 2. Similarly for eyepiece. और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के बीच में। अब एज पर रूल जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो लेंस के दूसरी तरफ होगी और ट्वाइस ऑफ एफ नॉट होगी। तो ये हमारे पास इमेज फॉर्मेशन होगी जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ए डैश बी डैश के साथ, और ए डैश बी डैश होगी इमेज फॉर्मेशन। नाउ दिस इमेज विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द सेकंड लेंस। जो सेकंड हमारे पास लेंस है जिसे हम आईपीस बोल रहे हैं, उसके लिए ये इमेज एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेगी। तो उसमें से रेज निकलेगी और हमारे पास जो इमेज फॉर्मेशन है वो हो जाएगी इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ सेकंड लेंस। तो उसके बाद हमने पढ़ा था ज्वाइंट की लाइन को और सारे का सारा वो। अब आते हैं हम मैग्निफिकेशन की तरफ कि मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है। अगर हम सिंपल मिरर की बात करें तो मैग्निफिकेशन इज -b/u, लेकिन यहाँ पे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को स्टडी कर रहे हैं तो मैग्निफिकेशन चेंज हो जाएगी विद द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू ऑब्जेक्ट, बीटा बाय अल्फा। अब बेटा आपने क्या करना है, साइड बाय साइड जो हमने इमेज रे डायग्राम बनाया है उस रे डायग्राम को अच्छे से स्टडी करना है। फर्स्ट इज m is beta by alpha. Beta is the angle subtended by final image and alpha is the angle subtended by object. तो एंगल्स आर स्मॉल, tan अल्फा tan बीटा बन गया। हमने ट्रायंगल चूज की और वहां से tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू निकाल ली। tan बीटा इज a डबल डैश b डबल डैश बाय d एंड tan अल्फा रेसिप्रोकेट हो जाएगा तो d बाय a डबल डैश a ट्रिपल डैश। उसे सॉल्व करेंगे और हमारे पास बन गई मैग्निफिकेशन a डबल डैश b डबल डैश बाय ए बी। तो इक्वेशन को हम लिख सकते हैं विद m a डबल डैश b डबल डैश बाय ए बी, a डैश b डैश इंटू a डैश b डैश बाय ए बी। तो ये बन गया मैग्निफिकेशन विद द ऑब्जेक्ट आईपीस इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। मैग्निफिकेशन इज m 1 माइनस बी ई बाय एफ ई और 1 प्लस डी बाय एफ ई। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। इज दैट क्लियर? इसे अच्छे से रीड करो, अगर कोई डाउट है तो मेरे साथ डिस्कस करो। एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार हो सके इस टॉपिक को आप रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद हम फर्दर इस पे मूव करते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन कंफर्म है। चाहे आप लास्ट ईयर के पेपर्स भी निकाल के देख लो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, इन चारों में से एक तो आया ही आया है। और इतना इजी आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये भी मेरी गारंटी है। इसे अच्छे से नोट करो और हर एक चीज को अच्छे से समझो। So the next one is astronomical telescope when image formed at infinity. Infinity मतलब normal adjustment, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव आईपीस and image is at infinity. The focal length of objective is much greater than that of eyepiece. Aperture of objective is also large to allow more light to pass through it. अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि वाई फोकल लेंथ, तो आपने ये नीचे वाला आंसर उसका लिख देना है, बिकॉज अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज वेरी आल्सो लार्ज, सो टू अलाउ मोर लाइट टू पास थ्रू इट, फोकल लेंथ जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस की हम ज्यादा रखेंगे। अब अपने नोटबुक पे ये रे डायग्राम निकालिए और मैग्निफिकेशन। सिमिलरली मैग्निफिकेशन इज tan बीटा बाय अल्फा, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा tan बीटा बाय tan अल्फा में, वैल्यूज डाल दीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। So this is the magnification, FO upon FE. इन सारे आर्टिकल्स को मैंने एक जैसा रखा है सो दैट आपको इजी रहे इसे अंडरस्टैंड करना। अगर हम टर्म्स बार बार चेंज करते तो कई बार आप बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए ये सारे का सारा पैटर्न सेम है, एम एस बीटा बाय अल्फा, एम एस टैन बीटा बाय टैन अल्फा, उसके बाद परपेंडिकुलर अपॉन बेस और वैल्यू सब्स्टिट्यूशन बस। गुरनेत, गुरलेन, चंदन, परन अच्छे से पढ़ो और मेरे साथ डिस्कस करो अगर कोई डाउट है आपको। सर वहां पर माइनस आई बाय माइनस एफ ई कैसे आया? साइन कन्वेंशंस लगाइए, लाइट कहां से कहां जा रही है और हम किस डायरेक्शन में मेजरमेंट ले रहे हैं, चेक करो।
Next is image formation at LDDV. LDDV का मतलब होता है least distinct vision. तो इसे आप नोट कर लीजिएगा. LDDV एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं कि गिव रे डायग्राम ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर LDDV. So it is L for least, so LDDV is least distance of distinct vision. याद रखना, ये मत कहना कि सर ने ये करवाया नहीं था, हमें एग्जाम में आ जाए. तो बहुत इजी है. एंगल्स आर स्मॉल, वही सब कुछ. तो मैग्निफिकेशन इज f by minus u. अब लेंस इक्वेशन इज -1 by v minus 1 by u equal to 1 by f. 1 by v डिस्टेंस ऑफ इमेज, उसे हमने d लिया. तो by using sign convention it is minus d. u is also minus ue, distance of object, minus ue, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इक्वल टू 1 by f v. वहां से हमने ue निकाल लिया. 1 by ue is 1 by f v plus 1 by d. तो मैग्निफिकेशन के साथ जो हमारे पास फर्स्ट मैग्निफिकेशन बना m is equal to f नॉट by minus u. इसमें वैल्यू डाल दी. तो मैग्निफिकेशन इज minus f नॉट by f v into 1 by f e by d. जल्दी से रीड करिए इसे, और अगर कोई डाउट आपको लग रहा है तो डिस्कस करिए. सर इन टॉपिक में से न्यूमेरिकल आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल आएगा. अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें 3 मार्क का रे डायग्राम या मैग्निफिकेशन पूछेगा और साथ में 2 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा ही है. बेटा ये जो टॉपिक है रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ये टोटल 22 मार्क्स विद चॉइस बनता है. तो मैंने आज जैसे पहले भी कहा था कि मोस्ट ऑफ स्कूल में सबसे पहले ऑप्टिक्स से स्टार्ट करवाते हैं, सो दैट बच्चे का पास होना कंफर्म हो जाए. और अगर आपको 95 प्लस चाहिए तो ऑप्टिक्स का कोई भी टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते. बाकी अभी ये कोविड की वजह से सिलेबस कुछ डिक्रीज करेगी एनसीईआरटी, तो फिर हमें पता चलेगा कि क्या सिलेबस है क्या नहीं. अगर चैप्टर्स कम हो गए, वेटेज सेम, टोटल वेटेज सेम रहेगी तो वो डिवाइड हो जाएगी. सॉरी.
स्टूडेंट, एक बात और, प्लीज लिसन। मैंने हॉलीडे होमवर्क प्रिपेयर किया है आप लोगों के लिए। अराउंड 45 to 50 क्वेश्चंस है उसमें, और सिर्फ वो ऑप्टिक्स का ही वर्क है उसमें। सारे क्वेश्चंस ऑप्टिक्स के ही हैं, और वो सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर बार एग्जाम में रिपीट होते रहे। तो मैंने ये इस हिसाब से बनाया कि अगर आप डेली के 3 या 4 क्वेश्चंस भी करोगे तो भी इजीली आपका काम जो है वो 10 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं अभी गुरनीत के साथ वो शेयर कर रहा हूँ, गुरनीत आपको आगे भेज देगी। प्लीज इसे अच्छे से कर लेना, और ये मेरी गारंटी है, इन 45 क्वेश्चंस के अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आ सकता। सिर्फ यही क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा वो इसे इन्हें मॉडिफाई करके पूछ सकते हैं, लेकिन फाइंड आपने सेम चीज करनी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिरर फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन है तो वो यू की पोजीशन चेंज कर सकता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस की हम पोजीशन चेंज कर दें, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर दें, या जो हमारे पास फोकल लेंथ है उसे चेंज कर दें, लेकिन फॉर्मूला जो है वो हमारे पास हमेशा सेम रहेगा। तो इन 45 और 50 क्वेश्चंस के अलावा कोई भी क्वेश्चन ऑप्टिक्स का, स्पेशली रे ऑप्टिक्स का, एग्जाम में पूछा नहीं जा सकता। तो इसे अच्छे से करना है। अगर कोई हमारा टॉपिक रह गया है, फील फ्री, आप मुझे वेकेशंस में भी बता सकते हो, तो हम एक या 2 क्लासेस एक्स्ट्रा लेके वो टॉपिक भी अपना कंप्लीट कर लेंगे। मैंने गुरनीत को वो फाइल सेंड कर दी है, गुरनीत आपको आगे वो भेज देगी। तो इसके अलावा आपको पोर्टल के ऊपर भी आ जाएगा हॉलीडे होमवर्क, मैंने भी गुरनीत को भेज दिया। गुरनीत, प्लीज शेयर विद अदर। यस सर। और ये आपने करना है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आपने 22 आउट ऑफ 22 लेने हैं तो ये 45 क्वेश्चंस आपको करने ही पड़ेंगे। इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता। और आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि ऑल इंडिया सीनियर सेकेंडरी में कब कब ये क्वेश्चंस आए। गुरलेन, Yes, sir. अभी गुरनीत भेजेगी फाइल बेटा। चंदन, आपको भी, आप देख लीजिएगा उसे। कोई भी डिस्क्रिपेंसी हो तो प्लीज मेरे साथ डिस्कस करना। Yes, sir. So the next one is न्यूटोनियन टेलीस्कोप। अच्छा, अब एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि गिव रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, तो रिफ्रैक्टिंग टाइप में आपने पीछे वाला टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लिख देना, क्योंकि उसमें हमारे पास क्या होती है, रिफ्रैक्शन। लाइट रेयर से एंटर करती है, जो लेंस है वो हमारे पास डेंसर है, और दूसरी साइड से निकल जाती है, वो फिर हमारे पास रेयर है। तो उसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। लेकिन इस टेलीस्कोप में हमारे पास जो लाइट का फिनोमिना है वो होगा रिफ्लेक्शन का। तो इस टेलीस्कोप को हम नाम देंगे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, क्योंकि इसे न्यूटन ने इन्वेंट किया था। तो दिस इज आल्सो नोन एज न्यूटोनियन टेलीस्कोप। तो इसमें ये इसकी कंस्ट्रक्शन रहती है, कनकेव मिरर, मिरर आ गया तो हमारे पास रिफ्लेक्शन होगी, प्लेन मिरर, आईपीस, लाइट फ्रॉम स्टार गेट रिफ्लेक्टेड, और रिफ्लेक्शन के बाद वो आई पे मिट कर। मैग्नीफाइंग पावर इज FO upon FE, focal length of objective lens divided by focal length of eyepiece. Resolving power, next is resolving power of a microscope. रिजॉल्विंग पावर का मतलब है कि किसी चीज को जब हम देखते हैं तो वो हमें कितना ज्यादा साफ दिखाई देता है, कितना ज्यादा रिजॉल्व होकर दिखाई देता है। जैसे अगर आप कभी आई टेस्ट करवाने जाओ तो वो जो ऑप्टिशियन है वो सबसे पहले ये ऐसे, मेरी पिक्चर पे देखिए मैं दिखा रहा हूँ, सबसे पहले वो ऐसे ग्लास डालता है, ग्लास डालने के बाद उसे वो धीरे धीरे रोटेट करना शुरू करता है। रोटेट क्यों करता है, क्योंकि ये जो होते हैं ये सिलेंड्रिकल ग्लासेस होते हैं। तो जैसे जैसे वो इसे रोटेट करता है, विजन जो है वो हमारा चेंज होता रहता है। अगर वो पहले चेंज करके देखता है रोटेट करके,
अगर वो विजन ठीक नहीं आता तो फिर वो लेंस को चेंज कर देता है, दूसरी फोकल लेंथ का लेंस डाल देगा। लेकिन जैसे जैसे वो इसको चेंज करेगा हमें चीजें डिस्टिंक्टली साफ साफ दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। दैट इज नोन एज रिजॉल्विंग पावर। It is defined as reciprocal of distance between two objects which can be just resolved। देखा, just resolved मतलब कि जिन्हें हम अलग अलग साफ देख सके when seen through a microscope। अभी आप फिजिक्स में जो बायो के स्टूडेंट्स हैं चंदन, आप बायो में माइक्रोस्कोप यूज करते हो। फिजिक्स में जो हमारे पास है वो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है। तो जैसे जैसे आप उसकी फोकस चेंज करोगे, फोकल लेंथ चेंज करोगे, तो वो चीजें हमें साफ दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। दैट इज नोन एज द रिजॉल्विंग पावर। और रिजॉल्विंग पावर किसके ऊपर डिपेंड करती है? रिलेशन देखिए, रिजॉल्विंग पावर इज 2 म्यू sin थीटा बाय लैम्डा। लैम्डा इज द वेवलेंथ, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड sin थीटा हमारे पास क्या होगा? एंगल ऑफ फॉर्म। उसी तरह से रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप 1/d थीटा। अब ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, इसके ऊपर 1 मार्क क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है या 1 मार्क न्यूमेरिकल आ सकता है कि फॉर दिस लाइट, फॉर रेड लाइट, इफ म्यू इज 1.5 एंड कॉन एंगल इज 60 डिग्री, फाइंड रिजॉल्विंग पावर। तो इन दोनों इक्वेशंस को बॉक्स के अंदर लिख लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सो दैट ये आपको याद रहे। परन, चीजें समझ लग रही है बेटा? परन क्लियर हो रहा है? यस सर। So with this our ray optics is complete। आपको मैं इसके नोट्स भेज चुका हूँ, आपको इसकी पीडीएफ भी भेज दी है मैंने और पीपीटी भी भेज दी है। अगर कोई हमारा टॉपिक पेंडिंग रह गया हो एनसीईआरटी में से तो प्लीज डिस्कस करिए मेरे साथ, सो दैट हम 1 या 2 क्लासेस लेके उसे कंप्लीट कर सकें। सो एनी अदर डाउट प्लीज डिस्कस। मैं फिर से कह रहा हूँ एक बार आपको, ये टॉपिक 22 मार्क्स का है और जितनी आप इस टॉपिक की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये टॉपिक आपको आएगा। और इसके ऊपर हमेशा आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएंगे, कोई घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आएगा। प्रिज्म के ऊपर कोई क्वेश्चन आ सकता है घुमा फिरा के या किसी और तरह से, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, रे डायग्राम, मैग्नीफाइंग पावर, ये सारे के सारे टर्म सेम रहेंगी। तो क्वेश्चन जो है वो एज इट इज आपसे पूछा जाए। कोई और डाउट है आप लोगों को तो प्लीज डिस्कस करिए मेरे साथ। किसी भी चैप्टर से किसी भी टॉपिक का डाउट आप पूछ सकते हो। और बेटा ये 10 डेज आपको मिले हैं, इसमें आप अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लो। किसी भी टाइम प्रिंसिपल मैम आपको बोल सकते हैं कि अपनी नोटबुक सबमिट करें, तो ये ना हो कि आपने नोटबुक कंप्लीट ना की। वैसे कंप्लीट है फिजिक्स की नोटबुक या नहीं? सर कंप्लीट है। गुड, Yes, sir. ठीक है। चंदन आपकी? यस सर कंप्लीट है। देख लो चंदन, मैंने मंगवा लेनी है आपसे। सर कंप्लीट है। ठीक है। परन? नहीं सर। वेरी गुड। कितना रहता है काम? काफी है। तो कब कंप्लीट करना है उसे? वेकेशन में हो जाएगा? परन चला गया? हाँ सर कर देनी बस। हाँ जी फाइल चलो कर लेना यार, ये ना हो कि बाद में कोई तेरे से पूछे और तू बस मुंह नीचे नहीं करके खड़ा रहे।
नहीं अगर किसी की हेल्प चाहिए, गुरलीन गुरनीत इन दोनों की नोटबुक चंदन की भी कंप्लीट है, तो किसी से भी तू पिक्चर मंगवा सकता है। बेटा प्लीज हेल्प करना परन की, अगर इसे रिक्वायरमेंट हो तो। एक बार रे डायग्राम सारे चेक कर लीजिए। अभी जो जुलाई मंथ है वो हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स के ऊपर स्पेंड करेंगे, तो प्लीज जो मैंने बुक बताई थी आपको, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन फिजिक्स बाय एस.एल. अरोड़ा, अरेंज कर लीजिएगा उसे। और फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे हम, फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके EMI तक, EMI के बाद ऑप्टिक्स। और जब ये सारे चैप्टर्स हो जाएंगे हमारे पास, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स चलेगा। वेव ऑप्टिक्स के बाद होगा हमारा मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर। मई अगस्त एंड तक हमारा सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। और जब हमारी फिजिकल क्लासेस लगेंगी, जैसे मतलब जब आप स्कूल आना स्टार्ट कर दोगे, देन वी विल गो विद AC एंड EM पे। AC जो है वो बिना फिजिकल क्लास के बहुत मुश्किल हो जाता है समझाना। हमने देख ही लिया करके, वीडियो लेक्चर से तो वैसे ही पता नहीं चलता उसका। तो AC और EM हम करेंगे जब हम फिजिकली क्लास अटेंड करना स्टार्ट करेंगे। चंदन Yes, sir. बेटा 10 दिनों में हो जाएगी ना सारी रिवीजन चैप्टर्स की? Yes, sir. अच्छे से करनी है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स ही होंगे हमारे पास। गुरनीत गुरलीन आप लोगों ने भी, गुरनीत इस बार कम मार्क्स आ गए फिजिक्स में, नेक्स्ट टाइम नहीं आने चाहिए, नहीं तो मैं Yes, sir. फाइनल टर्म में रोल नंबर नहीं मिलने दूंगा। और एनालाइज करो खुद को कि कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। जहाँ पे मिस्टेक हो रही है वो मिस्टेक्स डिस्कस करो मेरे से, ठीक है Yes, बेटा? sir. जी चलो, विश यू अ वेरी हैप्पी वेकेशन। अपना काम जो भी आपको मिला हुआ है सब्जेक्ट्स का वो कंप्लीट कर लेना। कोई डाउट हो फिजिक्स में डिस्कस करना, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू पीपल, तो फील फ्री टू डिस्कस एनीथिंग। नोटबुक मस्ट बी कंप्लीट, और 2 जुलाई तक जितने भी चैप्टर्स किए हैं वो सारे के सारे रिवाइज हो जाएं, सो दैट वी कैन स्विच टू न्यूमेरिकल पोर्शन। न्यूमेरिकल्स जो एस.एल. अरोड़ा में होंगे वो हम सॉल्व करेंगे, और MCQs की मैं आपको वर्कशीट दूंगा, वो वर्कशीट डायरेक्टली लिंक होगे विद न्यूमेरिकल्स। क्लियर? इससे क्या होगा कि आप अगर कल को कोई कंपटीशन भी दो तो आपको कंपटीशन भी आपका अच्छे से क्रैक हो सकता है, स्पेशली इन फिजिक्स। इज दैट क्लियर? Yes, sir. एक आधा दिन रेस्ट Yes, करके, sir. कल का दिन रेस्ट करो, परसों भी चाहे रेस्ट करो, मंडे से अपना काम करना शुरू करो। थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं 2 जुलाई को। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.